नमस्कार दोस्तों, हाउ इज द जोश। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि जोश हाई होगा। हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने करियर में, समाज में, देश में एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखना है और उसके लिए अपने जोश को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी सकारात्मकता को, अपनी रचनात्मकता को सकारात्मक रखना है, आगे बढ़ा के रखना है, ऊपर ले जाना है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं। आज मैं अपने गांव से ये कार्यक्रम कर पा रहा हूं। थोड़ा नेट कनेक्टिविटी का इशू हो रहा था, इसलिए 2-4 मिनट लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जिस तरह से आप लोगों ने रिस्पांस किया है इस कार्यक्रम को, उससे काफ़ी अच्छा लगा है। मुझे लग रहा है कि हम सब मिलकर एक सकारात्मक वातावरण, एक सकारात्मक चीज़ों के निर्माण की दिशा में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड को जहां करीब 55,000 लोगों ने देखा, वहीं अभी मैं देख रहा था कि सेकंड एपिसोड को 80,000 से ऊपर लोगों ने देखा है। ये बहुत अच्छी बात है। आज के हम हाउ इज द जोश हमारे कार्यक्रम को मूल रूप से जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उनमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उस चीज़ को फोकस करते हुए आज के कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम विशेष रूप से बात करेंगे कि नोट्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। और तीसरे स्टेज में हमारे बहुत सारे युवा साथियों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को जब हम फेस करते हैं, इसमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। और अभी नेक्स्ट संडे को, आज 26 मई है, नेक्स्ट संडे को 2 जून को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अपना प्रीलिम्स प्री परीक्षा लेने जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का है। उन दोस्तों के लिए भी शायद हमारी बातें कुछ उपयोगी हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं नॉलेज के विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज का टेस्ट करने का कोई भी एजेंसी प्रयास करता है। दूसरा चीज, आपके कॉमन सेंस, इंटेलेक्चुअल गेसिंग, एलिमिनेशन टेक्निक्स, इन सब चीज़ों के आधार पर भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीएससी की परीक्षा हो, चाहे बैंकिंग की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन अपने आप में सरल या कठिन नहीं होता है। इस बात को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। वो जो कठिन या सरल बनता है वो क्वेश्चन, वो मूल रूप से बनता है उसके जो चॉइसेस होते हैं, उसके जो ऑप्शंस होते हैं, ABCD जो विकल्प दिए जाते हैं, वो किस तरह से दिए गए हैं। अगर वो विकल्प इजी वे में आपको दिया जाता है तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जब ऑप्शन पढ़ेंगे, ABCD विकल्प पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कई बार कि हाँ, आसानी से इसका उत्तर तो यही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की जो इंटेलेक्चुअल गेसिंग की कैपेसिटी होती है, उसकी परीक्षा करता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यूपीएससी के प्रीलिम्स पर प्रकाश डाल दूं। आप सबको पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी का पेपर होता है और दूसरा सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग है, और जीएस जो जनरल स्टडी का जो पेपर है वो स्कोरिंग है, अर्थात उसी के स्कोर के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी का, किसी भी साथी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाता है। तो जो सीसेट है वो केवल क्वालिफाइंग है, आपको ये याद रखना है। और उसमें 33% ही क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं। नए कैंडिडेट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 66 मार्क्स, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और एक सही क्वेश्चन करने पे 2 अंक मिलते हैं। और 33 आप सही क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 33% आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 66 मार्क्स आप ले आते हैं, तो आप सीसेट पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो कई जो विशेषकर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो मेरे साथी हैं, कई लोग सवाल पूछते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप मार्केट में, जो हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव में भी रह रहे हों, उन युवा साथियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी कभी दिल्ली चले जाया करें। भले ही आपको दिल्ली में कोचिंग करने की या लंबे समय तक रहने की आर्थिक स्थिति ना हो, तब भी आप बीच बीच में दिल्ली आप चले जाना उचित रहता है। और आप जब जाएंगे तो आपको मार्केट में फोटोकॉपी की रेट पे 50 पैसे पर पेज टाइप के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आप कलेक्ट कर लें और उन क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करके देखें। तो जिस एरिया में आपको इशू होता है, जैसे इंटरेस्ट का इशू हो या प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हो, लाभ हानि का हो, ब्याज का हो, चक्रवृद्धि ब्याज का हो,
गति, दूरी, समय, स्पीड का के चैप्टर्स हों, इनमें जहां भी आपको दिक्कत आता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स में टाटा मैकग्रा हिल के मटेरियल या एस चांद पब्लिकेशन के मटेरियल का उपयोग करके आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। बाकी आपको 33% की गेन करना है और जो टेस्ट पेपर मार्केट में अवेलेबल है उसको लें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, देखें कि किस एरिया में आपको परेशानी है। जिस एरिया में अगर ज़्यादा परेशानी हो रही हो और क्वालिफिकेशन मार्क्स से अर्थात 66 मार्क्स से अगर आप बहुत पीछे रह जा रहे हैं, तब आप उसको फोकस करते हुए उस एरिया में प्लानिंग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जरा भी आप तैयारी करेंगे या जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के जो हमारे युवा साथी हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करें और TMH या एस चांद अग्रवाल की जो बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, उससे थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, हमने सेकंड एपिसोड में बताया था कि किसी भी पेपर की हम तैयारी करें, अनसॉल्व्ड पेपर उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अनसॉल्व्ड पेपर के सारे क्वेश्चन हमको कंठस्थ होने चाहिए, विशेषकर उन पेपरों में जो स्कोरिंग है, तो या इवन इन क्वालिफाइंग पेपर्स। तो इसलिए आप अनसॉल्व्ड पेपर जरूर आप सीसेट के लिए भी देखें, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मार्केट में जो टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है उनसे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जनरल स्टडी के हिसाब से पिछले एपिसोड में हमने बताया था, आप जो लोग ना देखे हों वो उसका उपयोग कर सकते हैं कि किस किस बेसिक मटेरियल का उपयोग हमको करना चाहिए हिस्ट्री के लिए या राज व्यवस्था के लिए, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए किन किन मटेरियल्स का हमको विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, उन सेक्टर्स को आप देख सकते हैं। उनके बेस बुक्स हमने बताए हैं, वो सारा चीज़ आप एपिसोड 2 से उठा सकते हैं। और जनरल स्टडी के पेपर स्कोरिंग पेपर होगा, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। यूपीएससी में जितनी सीटें होंगी उससे 12 से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। अगर 1000 मान लीजिए यूपीएससी की टोटल वैकेंसी है, IAS, IPS, रेवेन्यू, कस्टम सारे सर्विसेज को मिलाकर अगर 1000 लोगों की टोटल वैकेंसी है तो 12 से 15,000 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। अगर 700 है तो समथिंग अराउंड 8,000 9,000 लोगों का क्लियर होगा। 12 से 15 गुना लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होता है। तो इसमें अलग अलग बार अलग अलग कट ऑफ आते हैं, उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका बेसिक फोकस होना चाहिए कि आप एक एवरेज स्टैंडर्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनसे बेहतर करें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। कभी 90-95 के आसपास भी कट ऑफ हो जाता है, कभी 110, 15, 120 तक भी जा सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, पेपर जिस तरह का होगा उस तरह से कट ऑफ डिफाइंड होगा, इसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। यूपीएससी और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जो फॉर्मूला होता है स्कोर का 3R-W होता है। जनरली जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन सही करने पर हमको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.66 के आसपास नंबर कटता है। इसका मतलब कि अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तब 2 अंक माइनस किए जाते हैं। ताकि माइनस मार्किंग पर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सीसेट भी और जनरल स्टडी भी, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और 3R-W का फार्मूला होता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अननेसेसरी बिना सोचे समझे अटेम्प्ट करना आपके लिए घातक हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल गेसिंग ना करना भी यूपीएससी में घातक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसका सीधा सीधा आपको हो सकता है कि जवाब ना आता हो। लेकिन जब आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएंगे, जब आप इंटेलेक्चुअल गेसिंग करने लगेंगे, जब आप करेक्ट इनकरेक्ट जैसी चीज़ों को पढ़कर उस क्वेश्चन को थोड़ा डीप में जाने लगेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने में सक्सेस है। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब है कि जैसे A, B, C, D 4 ऑप्शन है, उसमें यूपीएससी जनरली जो क्वेश्चन करता है, जैसे क्वेश्चन कर दिया कि 5 सेंटेंस लिख दिया, एक सेंटेंस में कुछ लिख दिया 2, 3, 4, 5 पृथ्वी की गति के संबंध में या किसी अर्थव्यवस्था के मैटर पे 5 तथ्यों को जैसे यूपीएससी लिख दिया और उन 5 तथ्यों में से पूछ दिया कि कौन कौन से कथन इनकरेक्ट है, कौन कौन से कथन गलत है। तो जो गलत है उसमें फिर ऑप्शन में देगा 1, 4 ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है 2, 3, 5 ऑप्शन सी हो सकता है 1, 3, 5 ऑप्शन डी हो सकता है 1, 4, 5 इस तरह से 4 ऑप्शन हो सकते हैं। वो जो 5 सेंटेंस आप पढ़ेंगे हो सकता है कि उनमें से 2 सेंटेंस आपको पक्का पता हो कि ये 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो आप उन दोनों पॉइंट को लेकर जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम होगा आपके साथ
कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, कि ए उसमें हो ही नहीं सकता, ये आपको कंफर्म हो जाएंगे, और हो सकता है डी हो ही नहीं सकता, ए कंफर्म हो जाएंगे, और आपके पास हो सकता है 2 ऑप्शन बचेंगे, बी और सी। तो उनमें से मुझे लगता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की, आपके क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाएगी। जबकि 3R-W का फॉर्मूला है, इसमें मुझे लगता है कि 50% जहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेते हैं उस क्वेश्चन को 100% हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि 100% कोई सारे बिंदु आते हों, उसी क्वेश्चन को हम अगर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो मैक्सिमम केस में हमको क्वेश्चन का मार्क्स का लॉस हो सकता है। 50-50% प्रोबेबिलिटी इज वेरी गुड इन द केस ऑफ 3R-W के फार्मूले के एग्जामिनेशन में। तो आपको इंटेलेक्चुअल गेसिंग करनी है और एक लिमिट से ज्यादा नहीं करनी। कई बार होता है कि हम अच्छे क्वेश्चन जो एकदम क्लियरिटी है और 50-50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, उनको अगर हम एक राउंड करते हैं तो उसी में बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जा रहा है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेफ जोन पे हम अगर पहुंच जा रहे हैं, 115-120 के स्कोर लगभग बन जा रहा है, लग रहा है हमको, तो हम लोग फिर अनावश्यक ज्यादा रिस्क ना लें तो बेहतर है। लेकिन अगर हम एकदम क्लियरिटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें हमको लग रहा है कि 70-80 तक ही हम 70-80 मार्क्स तक ही हम पहुंच पाएंगे टाइप लग रहा है, तब हमको निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल गेसिंग का, एलिमिनेशन टेक्निक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके कुछ ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत होगी ही। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, चाहे आईएएस हो चाहे कोई दूसरी परीक्षा हो, उसमें मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन पे ही कई बार हम लोग उलझे रह जाते हैं, और उसका हमको पूरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे स्कोरिंग पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उसका मेजर लॉस हो जाता है। तो एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट ना करें, ये मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा। दूसरा चीज कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि एक तो एलिमिनेशन टेक्निक और इंटेलेक्चुअल गेसिंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय ना दें, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, आईएएस का हो, पीएससी का हो, किसी भी चीज का हो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सारे के लिए कॉमन है कि जो मार्किंग हमारा जो करने का तरीका है वो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार होता है कि हम एक साथ सारे क्वेश्चन को हल करते चले गए, और कई लोग सोचते हैं कि हम केवल लास्ट में उसको वो OMR शीट पे हम उसकी एंट्री करेंगे, और पता चला कि लास्ट में समय की कमी हो गई और हम 10-20 क्वेश्चन की मार्किंग ही नहीं कर पाए। तो ये इससे बड़ा पाप और हम कुछ नहीं कर सकते एग्जामिनेशन के लिए, और इसके लिए मुझे लगता है ऐसी अगर हम कारनामा करते हैं तो हमारा फेल होना भी बनता है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँ, कई लोग होता है कि एक साथ सारे क्वेश्चन को हल कर लिए और फिर OMR शीट में भरना चालू किए, और बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिए हो, मान लो 21 नंबर का, और वो कंटिन्यू भरते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि 20 नंबर का आप 21 नंबर वाले में भर देंगे, 21 नंबर का 22 नंबर वाले में भर देंगे, 23 का 24 नंबर वाले में भर देंगे, और पूरे सारे आंसर आपके गलत हो सकते हैं। कई दोस्तों के साथ मैंने देखा है, पीएससी के एग्जामिनेशन में, आईएएस के एग्जामिनेशन में, बैंक की एग्जामिनेशन में इस तरह का ब्लंडर हुआ और वो पूरी तरह से फेल हो गए। तो इस तरह से मार्किंग हमको जो करना है उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। मुझे लगता है कि आप एक सेट पैटर्न बना सकते हैं। 100 क्वेश्चन है, पहले 25 क्वेश्चन में जो एकदम क्लियर हो रहा है, जो आप सॉल्व कर लिए, उस 25 को करने के बाद आप OMR फॉर्म में लेकर उसकी एंट्री कर दें। OMR फॉर्म जब भी एंट्री कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर का कर रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा 1 सेकंड आप जरूर लगाएं कि 5वें नंबर के सामने ही आप एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का अगर आप ब्लंडर करेंगे तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए OMR शीट पे भरने के लिए एक पैटर्न आप सेट कर लें, 25-25-25 के पैटर्न में कर सकते हैं। फिर लेकिन और उसको भरते समय विशेष रूप से ध्यान देकर भरें। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ये बेहद जरूरी है। अगला चीज मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो, इवन कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारी सहजता सबसे जरूरी है। हमको हमारा कंफर्ट लेवल कितना है, हम सहज कितने हैं, हम कितना कम घबराए हुए हैं, हमारे अंदर धैर्य कितना है, हम कितने आत्मविश्वस्त हैं, उसका परीक्षा के रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि एक बच्चा बहुत ज्यादा तैयारी किया हो, बहुत किताबें पढ़ा हो, और एक बच्चा कम किताबें पढ़ा हो और वो आत्मविश्वस्त हो, कंफर्ट हो
और सहजता के साथ जाके एग्जामिनेशन दे रहा हो, तो मुझे लगता है कि इतने कम समय में जब हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो जो सहजता का फैक्टर होता है वो आपके क्वेश्चन को सही करने में बड़ी भूमिका निभाता है। कई क्वेश्चन होते हैं जो केवल ह्यूमन एरर के कारण आप गलती कर देते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने के कारण गलती कर देते हैं। इनकरेक्ट लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, आपके दिमाग ने करेक्ट पढ़ लिया, इस तरह की ह्यूमन एरर होते हैं और पूरा क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। कई बार कॉमन सेंस लगाने की कोई बात होती है, जैसे कि इतिहास का कोई मान लीजिए क्वेश्चन है, उसमें मतलब कौन से ईयर में क्या हुआ था, इस तरह का सवाल पूछा गया है। और सवाल मान लीजिए गौतम बुद्ध के समय का है, गौतम बुद्ध जी के समय का सवाल है और पता चला कि उसमें जो पीरियड दिखाया जा रहा है वो 700-800 ईस्वी दिखाया जा रहा हो। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस लगाकर भी बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ये तभी सही कर सकते हैं जब आप मानसिक रूप से सहज रहेंगे, उससे ह्यूमन एरर मानवीय भूल कम होगी, उससे कॉमन सेंस आपका बेटर उपयोग कर पाएंगे और 5, 10, 15 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही कर लेंगे, जो कि असली प्रतिस्पर्धा होती है। कोई भी एग्जामिनेशन दोस्तों 100 क्वेश्चन का जरूर होता है, बट आखिरी में जो 10-15 सवाल होते हैं उसी से फर्क पड़ता है, उसी से हार या जीत, उसी से सफलता तय होती है। इस दृष्टिकोण से आप मानवीय रूप से सहज होकर के करें तो बहुत अच्छा होगा। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर्स के लिए मैं क्वेश्चंस के साथ बता दूंगा। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक एरियाज हैं, जिनके लिए हमने किताब भी पिछले एपिसोड में सजेस्ट किया है, चाहे इतिहास हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, संविधान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे करेंट अफेयर्स हो, इन सारे एरिया में हमने बुक भी सजेस्ट किया है। जो बेसिक बुक्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वाले स्टैटिक पोर्शन हैं, जो करेंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, उनको लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज करें। उनसे जो भी 30%, 40% सवाल आएंगे, 30%, 40% जो सवाल आएंगे उनको आप अच्छे से रिवाइज किए रहेंगे तो अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूपीएससी के अधिकतर अभ्यर्थी इन सारे क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। उसको अगर आप गलत करेंगे तो निश्चित रूप से आप पीछे चले जाएंगे। हो सकता है कि 5-10 एक्सेप्शनल क्वेश्चन आए हों, तो उसको अगर आप सही नहीं कर पाते तो उससे आपको उतना अधिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शनल क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं तो भी आप गेम में बने रहेंगे। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है, जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हैं, जो कॉमन बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अगर 5-10 भी आप गलत करते हैं तो कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा की दौड़ से आप बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन की रेस से आप बाहर हो जाएंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आप बेसिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन, बेस बुक को अच्छे से पढ़ाई कर लें। ये बेहद 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 जरूरी है और उसको आखिरी मोमेंट पे रिवाइज भी कर लें। इससे वे क्वेश्चन जो सरल हैं वो निश्चित रूप से आपके बन जाएंगे। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन जो पूछे गए उनके साथ मैं इसको कवर करता हूं। अब हम इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है आपकी मानसिक रूप से सहजता। आप कितने कंफर्ट हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपने मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर आपके ऊपर ज्यादा दबाव न बनने दें, आपका जोश हाई रखें, वो ज्यादा जरूरी है। इस हिसाब से जब आप कंफर्ट रहेंगे तब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप ह्यूमन एरर नहीं करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आजकल टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। विजन आईएएस एक बहुत अच्छा विकल्प है, और भी कई विकल्प हो सकते हैं। किसी भी एक अच्छे संस्थान में टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज में आप जाके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो आपकी एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होगी और दूसरा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। और इन दोनों टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा करने का परिणाम क्या होगा कि एक आप कंफर्ट फील करने लगेंगे, एक सहजता अनुभव करने लगेंगे, आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करने लगेंगे, तो उससे मानवीय जो भूल होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, वो काफी कम हो जाएंगे। इस चीज का आप फायदा ले सकते हैं। तो मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो उसमें अलर्ट रहना, उसमें कॉमन सेंस का उपयोग करना, उसमें सहज होना बेहद जरूरी है। एलिमिनेशन टेक्निक, इंटेलेक्चुअल गेसिंग, कॉमन सेंस,
इन सब का प्रयोग करके 3R-W का अगर फार्मूला है तो 50-50% जहां पे आप एलिमिनेट कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रणनीति क्लियर होनी चाहिए। किस तरह से OMR शीट पे मार्किंग करनी है उसके लिए भी आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। जो भी दोस्त हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो IIM के लिए हो, कहीं के लिए भी हो, उनके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। दूसरा, थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन पर भी सवाल किया है कि नोट्स हम कैसे बनाएं। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम दो तरह के नोट्स बनाते हैं। एक तरह का नोट्स होता है कि जो बेस बुक हैं, जो अच्छी किताबें हैं। मैं किताब पढ़ने के मामले में यही कहूँगा कि कम किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें और बार बार पढ़ें। बार बार रिवाइज करने में आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, मैसेज नहीं जाता है। अगर आप बड़े एग्जामिनेशन को बार बार रिवाइज करके पढ़ते हैं तभी आप उसको एग्जाम के दिन 3 घंटों 2 घंटों के दौरान आप अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। तो बेस बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छी किताबें, कम किताबें, बार बार पढ़ना, ये हमारा तरीका होना चाहिए और उसका एक नोट्स बनाना है। और दूसरा, करंट पोर्शन या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से या अपडेटेड वे में नोट्स बनाना। तो दो तरह के नोट्सों की मैं बात करना चाहूंगा कि एक बेस बुक का कैसे हम नोट्स बनाएं। एक, जैसे हम बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्र जी की किताब पढ़ रहे हैं, या इकोनॉमी में IC ढींगरा की किताब पढ़ रहे हैं, तो वो जो किताब हम पढ़ते हैं और शुरू बार अगर हम पढ़ेंगे, मान लीजिए आप साइंस के विद्यार्थी, हो सकता है आप कॉमर्स के विद्यार्थी हों और अब आप बिपिन चंद्र में इतिहास पढ़ रहे हैं या अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या कि जब आप पहली बार हम पढ़ते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो किसी भी विषय विशेष की एक शब्दावली होती है, अर्थशास्त्र की अपनी शब्दावली होती है, राजनीति की, संविधान की अपनी शब्दावली होती है, भूगोल की अपनी शब्दावली होती है। उन शब्दों पर अच्छी पकड़ हमारी बनती जानी चाहिए। उससे हम उस विषय को समझने में भी हमको सहजता होती जाती है और जब हम मेंस जैसी एग्जामिनेशन में या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उस शब्दों का प्रयोग करके हम अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त भी कर पाते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फोकस होना चाहिए उस सब्जेक्ट की, जो ये हमारा पहला पर्पज है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम कोई बेस बुक को, बड़ी किताब को, इंपॉर्टेंट किताब को पढ़ते हैं तो हर चीज हमको शुरू में महत्वपूर्ण लगती है। और अगर हम शुरू में ही अब किताब पढ़ रहे हैं और उसका नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और बहुत सारे दूसरे दोस्तों का भी अनुभव बता रहा हूँ। और असली बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों के अनुभव से भी सीख लेता है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि पूरी किताब को शुरू में हम पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं तो कॉपी में पूरा का पूरा उतार देते हैं। तो उस तरह के नोट्स का मेरे दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले हम बेस बुक को अच्छे से उस टॉपिक पे, उस पोर्शन पे, जैसे हम अगर बिपिन चंद्र जी पढ़ रहे हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं, तो हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाएं, पढ़ें उसको, एक बार पढ़ें। और पढ़ते समय भी पहले राउंड में मुझे लगता है हमको पेंसिल से मार्किंग करनी चाहिए। दूसरे राउंड में जैसे मैं करता था, बताना चाहूँगा, दूसरे राउंड में जब मैं पढ़ता था उसको ब्लू इंक से करता था, तो उसको ब्लैक इंक से करता था। चौथे राउंड में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको रेड इंक से करता था। पांचवें राउंड में अगर मैं पढ़ रहा हूँ उसको तो हाईलाइटर से करता था। छठे राउंड में अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो हर पेज के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पेंसिल से या पेन से छोटा छोटा लिख दिया करता था। तो इस तरह से जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब होती है उसको हमको 5 बार 6 बार तक समय की उपलब्धता अनुसार पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। और इस तरह से हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को हम अपने परमानेंट मेमोरी में पहुंचा लेते हैं। और उसके कारण जब भी हमको प्रीलिम्स देना हो, मेंस देना हो, इंटरव्यू देना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, अखबार में लिखना हो या कहीं पर बोलना हो, स्पीच देना हो, तो परमानेंट मेमोरी की चीजें ऑटोमेटिक आने लगती हैं। तो उसका अपना फायदा होता है। तो अगर इस तरह से हम किसी टॉपिक पे अपनी दक्षता हासिल कर लिए, उसके बाद हमको नोट्स बनाने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को ग्राफिक के हिसाब से, कुछ सिंगल कोडिंग के हिसाब से, कुछ 2-4 शब्दों के हिसाब से नोट करना चाहिए। और अगर मैं मानता हूं कि अगर 250 पेज की कोई किताब है तो उसका नोट्स हम लोग 25 पेज में बनाने की स्थिति में होने चाहिए। और जब हम उस टॉपिक पे अच्छी पकड़ बना लेंगे तो 250 पेज की किताब 25 पेज 30 पेज में भी हम नोट्स उसका हम बना सकते हैं। कोडिंग के रूप में छोटी छोटी बातों को हल्के तरीके से लिख के, कुछ ग्राफ बना डिजाइन करके हम उस तरह का नोट बना सकते हैं। और अधिकतर ऐसे जो अच्छे नोट्स बनते हैं, 250 पेज की किताब को अगर रिवाइज भी आप करना चाहें तो
आधा एक घंटा में रिवाइज कर सकते हैं अगर आपकी दक्षता उस टॉपिक पे हो गई है तो, और आपको पूरा रिफ्रेश हो सकता है। तो इस तरह के नोट्स बनाने की प्रवृत्ति हमको डेवलप करनी चाहिए, और उसको लास्ट मोमेंट में हम आधा घंटा एक घंटा में रिवाइज कर सकें तो उसमें बहुत फायदा होगा। उसके बाद अगर उसी से संबंधित हम कोई और किताब पढ़ रहे हैं, कोई अखबार में हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में कहीं लेक्चर सुन रहे हैं, किसी इंटेलेक्चुअल की टॉक सुन रहे हैं और उसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट बात मिलती है, तो हम उसी नोट्स के किसी हिस्से में जाकर छोटा छोटा कोडिंग के रूप में हमको उसको नोट कर देना चाहिए। इस तरह से हमको बेस बुक का नोट्स बनाना चाहिए ताकि कम समय में हम उसको रिवाइज कर सकें, रिफ्रेश कर सकें और एग्जाम में हम उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें। ये हमारा तरीका और दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा है करेंट पोर्शन का हम कैसे नोट्स बनाएं। करेंट पोर्शन में हम एक पूरा नोटबुक ले सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हैं तो उसमें हम एक पूरा नोटबुक ले सकते हैं और उसमें हम लिख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इंडिया चाइना के रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, ईस्ट से हमारे संबंध, वेस्ट हमारे संबंध, डेवलपिंग कंट्रीज से, जो भी हमारे अलग अलग टॉपिक पे हमको कुछ पेज फ्री छोड़ देना चाहिए, लूज पेज छोड़ देना चाहिए। जैसे इंडो चाइना रिलेशन लिखे और उसके बाद 3-4 पेज छोड़ दिए। अब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, करेंट अफेयर्स की मैगजीन, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं और उसको हमको कोई बहुत अच्छी बात उसमें से लगती है तो उसको 2-2, 4-4 लाइनों में हमको लिख देना चाहिए। तो उससे आप देखेंगे 6 महीना साल भर आप अगर इस तरह का मेहनत करते हैं तो आपका बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाता है, जो कोई किताब आपको अपडेटेड रूप में, कंटेम्प्रेरी रूप में करेंट अफेयर्स को इंक्लूड करके नहीं दे सकता। इस तरह का नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी कारगर एग्जाम में हो सकता है। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, तीसरे तरह के नोट्स के बारे में भी आपको बोलना चाहूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके तर्कस के तीर होने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे फेमिनिज्म पे, महिलाओं के मुद्दे पे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे, चाहे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे, 3 तलाक जैसे विषयों पे, या देश की राजनीति के संबंध में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, राष्ट्रपति की सक्रियता के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविज्म, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता के संबंध में, अलग अलग बहुत कुछ ज्वलंत टॉपिक होते हैं। भारत की संस्कृति के संबंध में, प्रकृति से हमारे सानिध्य के संबंध में, हमारे अलग अलग विषयों पर, अर्थव्यवस्था में कुछ ह्यूमन रिसोर्स को कैसे उपयोग करें इस बारे में, शिक्षा के बारे में, समान शिक्षा चाहिए, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इक्वल एजुकेशन, इस तरह के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको मैं तर्कस के तीर बोलता हूं। इस तरह के आपको तर्कस तैयार करना चाहिए जिसमें एक से तीर हो, उसका एक नोट होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप IAS की परीक्षा दे रहे हैं, आप कोई इंटरव्यू फेस करने वाले, कुछ भी हो, तो आपके तर्कस में बहुत अच्छे तीर होने चाहिए और इस तरह के तीर का कलेक्शन हमको करते रहना चाहिए। इससे आप कभी निबंध लिखने जाएंगे, कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप 2-4 ऐसे मास्टर स्ट्रोक मार सकते हैं जो पूरा गेम चेंज कर सकता है आपको। और इस तरह के फुल टॉस आपको किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी ऐसे में मिलेगा ही मिलेगा जिसपे आप सिक्सर मार सकते हैं। तो इसका आप उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें और तर्कस के तीर को बहुत मजबूत रखें। जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप कहना चाहूंगा, जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति को प्रकृति के सानिध्य की संस्कृति माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिंधु, तो उसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही पीपल वृक्ष की पूजा होती रही है। हमारे परंपरा में सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं की पूजा होती थी, पशुपतिनाथ वहाँ हमको मिलते हैं, उनको जल चढ़ाया जाता था, पीपल पेड़ की पूजा की जाती थी, इस तरह की चीजें हमको मिलती हैं। हम अपनी मैथोलॉजी को देखते हैं तो चूहा, जो कि बहुत छोटा सा तुच्छ सा प्राणी है, वो हमारे सबसे बड़े देवता गणेश का वाहन है। इस तरह की बातें हमको देखने को मिलती है। गोवर्धन की पूजा की जाती है, दिवाली के बाद हम देखते हैं पूरे दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में जाना जाता है। पहाड़ पूजन की परंपरा रही है, नदी पूजन की परंपरा रही है, गंगा को माँ कहा जाता है। इस तरह की हमारी संस्कृति में प्रकृति के सानिध्य के अनेक बिंदु उपलब्ध हैं। एक तरह से और मैं उदाहरण पर बार बार देता हूँ कि कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव पार्वती हैं। शिव पार्वती रहते हैं वहीं पर। मैंने फेसबुक में पोस्ट भी किया था एक बार कि एक साइड सिंह बैठे हुए हैं माँ पार्वती के वहां, दूसरे साइड बैल बैठा हुआ है शिव जी का वहां,
जबकि सामान्य जीवनचर्या में बैल को सिंह खा जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गणेश जी बैठे हुए, गणेश जी के साथ एक चूहा है, चूहा के बगल में शिव जी के गले पे सांप लपेटाया हुआ है, जबकि सामान्य स्थिति में सांप चूहे को खा जाता है। दूसरी तरफ कार्तिकेश्वर जी बैठे हैं, उनका वहां मोर है, वो भी बैठा हुआ है, जबकि मोर सांप को खा जाता है। लेकिन हमारे एक फोटो पिक्चर में, कैलाश वाली फोटो आप देखते होंगे, एक तस्वीर देखते होंगे, उसमें सिंह भी है, बैल भी है जो खा जाता है बैल को। दूसरी तरफ चूहा है, चूहा के साथ सांप है, सांप के साथ मोर है, चूहे को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है। लेकिन सबका कोएग्जिस्टेंस, सबका सह अस्तित्व एक पेज में, एक तस्वीर में, एक फोटो में हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारी पौराणिक परंपरा में दिखाई देती है, जो कि भारतीय संस्कृति के, प्रकृति के सानिध्य में होने के, सह अस्तित्व को स्वीकार करने के, जियो और जीने दो से भी आगे बढ़कर जियो और जीवन दो की धारणा पर विश्वास करता है। ऐसी हमारी संस्कृति रही है। इसी कारण से हमने हजारों सालों से हम लोग विकास करते आए हैं। 1500 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है, लेकिन कभी भी हमारी सांस्कृतिक विकास की परंपरा में प्रकृति के दोहन, प्रकृति के क्षरण की परंपरा नहीं रही है, प्रकृति को डोमिनेट करने की परंपरा नहीं रही है। लेकिन जब 17वीं 18वीं शताब्दी में हम पश्चिम के सिद्धांत को देखते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो प्रकृति को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का विकास आधारित है और प्रकृति का क्षरण होने लगता है। प्रकृति का जब क्षरण होने लगता है तो अचानक प्रदूषण बढ़ने लगता है, लोगों के लिए संसाधनों की अचानक कमी पड़ने लगती है, अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं और सबको लगता है कि जब तक पर्यावरण प्रदूषण नहीं रुकेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रुकेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ना नहीं रुकेगा, तब तक हम विकास की प्रक्रिया को, मानव जीवन की प्रक्रिया को सतत रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते और सतत विकास की आवश्यकता को पश्चिम भी आज महसूस करने लगता है। स्पेंगलर ने लिखा है इस तरह की बातों को बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको महसूस करने लगता है, पश्चिम भी महसूस करने लगता है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जब साइड इफेक्ट्स को देखता है तब सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। लेकिन हमारी संस्कृति में, जिसमें 1500 सालों तक हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रही है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है, पूरी दुनिया को की बड़ी अर्थव्यवस्था रही है, उसके बावजूद हमने प्रकृति के सानिध्य को शुरू से बना के रखा था। तो जो सतत विकास की बात आज पश्चिम कर रहा है उसको हमारी संस्कृति में प्राचीन रूप से पहले से हजारों साल से विद्यमान रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया, आपके तर्कस का एक तीर हो गया कि हमारी संस्कृति प्रकृति के सानिध्य की संस्कृति रही है। इसको आप दिलो दिमाग में, परमानेंट मेमोरी में अच्छे एग्जाम्पल के साथ, अच्छे उदाहरणों के साथ बैठा सकते हैं और इस तरह तर्कस के तीर के रूप में एक नोट्स बनाते हुए आप केवल एक शब्द लिख सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य की संस्कृति। ये आप कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पर ऐसे लिख रहे हैं, हर जगह आपके काम आएगा। तो इस तरह तर्कस के तीर आप बनाएं शिक्षा व्यवस्था पे, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले एपिसोड में, हर एपिसोड में आपको तर्कस का एक तीर दूं, तो उसको आप एक कलेक्शन करते चले जाएं, तो हर जगह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इस तरह का भी एक नोटबुक आप बना सकते हैं और जिसमें कुछ बहुत अच्छी धारणाएं शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मानव संसाधन के उपयोग करके अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचाने से संबंधित, संस्कृति से संबंधित किसी भी तरह का मुद्दा हो, उस तर्कस के तीर वाले नोट्स में आप उसको सम्मिलित करें तो एक बहुत अच्छा नोट तैयार हो सकता है। इन मुद्दों पर आज हमने बात किया। आने वाले समय में इस तरह के और भी विषयों पर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। तर्कस के तीर में भी हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक तीर आपको हर एपिसोड में प्रदान करूं। इसके अलावा हम आगे कुछ अलग एग्जामिनेशन, जैसे रेलवे में कुछ कॉलेज होते हैं जिनमें आप बहुत कम मेहनत करके जा सकते हैं, जैम का ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट होता है, तो इस तरह के एग्जामिनेशन है, या कुछ विशेष परीक्षाएं हैं, सीपेट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की कुछ परीक्षाओं में हर एक एपिसोड में एक विषय को लेकर हम लोग बात करने की भी आगे कोशिश करेंगे। उससे मुझे लगता है कि हमारे युवा साथियों को फायदा होगा और तर्कस का एक तीर मैं हर एपिसोड में आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे ऐसे में, इंटरव्यू में, पब्लिक स्पीकिंग में आप उसको उपयोग कर सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं, काफी समय हो चुका है। दीपक यादव जी का प्रश्न है अंबिकापुर से। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। वो बोलते हैं कि सर, कोई नया व्यक्ति है, हर एक आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और हमारे इस एपिसोड का उद्देश्य कहीं से हर व्यक्ति को आईएएस बनाना, पीएससी कराना नहीं है।
जो जैसा करना चाह रहा है उसको हम बेहतर से बेहतर सकारात्मक होते हुए मदद कर सकें। यही हमारी हाउ इज द जोश कार्यक्रम का हमारा यही उद्देश्य है। दीपक यादव जी ने बिजनेस के बारे में पूछा है, सर कोई नया व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसको एक तो एक्सपीरियंस नहीं होता, घर में परिवार में खानदान में कोई बिजनेस नहीं किया रहता है, तो उस एक्सपीरियंस ना होने का नुकसान हो जाता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई भी हम बिजनेस करने जाएं तो अपने दोस्त से, यार से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, जिससे भी हम जाकर उसको अच्छे तरीके से समझें, कुछ दिन तक वॉच करें, ऑब्जर्व करें, और जब भी हम बिजनेस लाते हैं तो उसको एक पायलट बेसिस में हल्का सा करके एक्सपीरियंस लें। कई बार होता है कि हम संबंधित बिजनेस में जाकर कहीं जॉब भी कर सकते हैं और उसके सारे पहलुओं को समझ सकते हैं, उसके बाद खुद का हम बिजनेस करें तो हमको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। मैं बार बार सावजी भाई ढोलकिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों में से एक हैं, भारत के हैं, सूरत के हैं, दुनिया का 6% वर्ल्ड ट्रेड का है, डायमंड का उनके पास है। और आप सब सुनते होंगे कि दिवाली पे उन्होंने 1700 कारें गिफ्ट कर दी, 400 फ्लैट गिफ्ट कर दिया। वो मुझे कई बार पब्लिक स्पीकिंग के लिए सूरत बुलवाते हैं, उनसे मैं बड़ा क्लोजली इंटरेक्ट किया। वो 4th क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं 10 साल तक खुद टेबल पर खड़ा होकर हीरा काटा हूँ। इसलिए मुझे हीरे के बिजनेस का, हीरे के जौहरी का, हीरे में किस तरह काम करने वाले के शिल्पकार का को मैं चंद सेकंड में पहचान सकता हूँ। और इसीलिए मैं अपने बेस्ट व्यक्ति को सेलेक्ट करता हूं और उसको चाहे कार देना हो, फ्लैट देना हो, सब कुछ मैं ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करता हूं, ये बोलते हैं। और उसके कारण उस इतने बड़े सक्सेसफुल व्यापारी हैं, 4th क्लास तक मात्र पढ़े हुए हैं, लेकिन वह डायमंड वर्ल्ड बिजनेस में, डायमंड ट्रेड में एक टीम की भूमिका निभा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण वो मानते हैं कि उनका खुद का 10 साल का जो अनुभव है उसके कारण वो काम आते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि दूसरों के अनुभव से सीखें, कुछ दिन खुद जॉब एक्सपीरियंस के माध्यम से कर सकते हैं, उसके बाद किसी बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ें। दूसरा, उन्होंने पैसे की फंडिंग कहाँ से हो सकती है, इसके बारे में सवाल किया है। मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आजकल हमको गवर्नमेंट से भी काफ़ी कुछ चीज़ों में मदद मिल रही है। हम सब मिलकर आपके लोन के लिए प्रयास कर सकते हैं। मुद्रा में आसानी से 50,000 तक तो बिना किसी मॉर्गेज वगैरह के भी हमको मिल जाता है। 50,000 से कोई छोटा बिजनेस चालू होगा, मैं समझ सकता हूँ। 50,000 से लेकर 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक मुद्रा में शिशु, तरुण और अलग अलग जो कैटेगरी है, 10 लाख तक की लोन मुद्रा योजना के माध्यम से बैंक से हो सकती है। 10 लाख से 1 करोड़ तक के लिए स्टैंड अप योजना है। स्टैंड अप योजना में हर बैंक को एक लोन हर साल एक लोन ST कैटेगरी या SC कैटेगरी से स्वीकृत करना है, और एक लोन किसी भी कैटेगरी के महिला बहन के लिए स्वीकृत करना है। हर बैंक के लिए ये नॉर्म भारत सरकार ने फिक्स किया है। तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन स्टैंड अप योजना से लिया जा सकता है। और फिर 1 करोड़ से ऊपर योजना के लिए अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, तो स्टार्टअप आप चालू कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट वन स्टार्टअप। तो उसमें आप बहुत सारे टैक्स एग्जीबिशन, बहुत सारे फैसिलिटेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुद्रा, स्टैंड अप, स्टार्टअप, इस तरह के लोन से अगर आप लेंगे तो ब्याज भी बहुत कम रहेगा और मॉर्गेज की भी फॉर्मेलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हो जाती है। बहुत सारे कंडीशन में मॉर्गेज नहीं भी लगता है, तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। कानपुर से शुभम त्रिपाठी जी का प्रश्न है, सिविल सर्विस का वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए बोलते हैं कितना कॉन्फिडेंस चाहिए और सबसे स्कोरिंग ऑप्शनल। इस ऑप्शनल का चयन किस तरह से करें, हम आने वाले एपिसोड्स में इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, हर एग्जामिनेशन के लिए, जिंदगी जीने के लिए, हर बिजनेस के लिए, हर काम के लिए, हर दिन को जीने के लिए बहुत अधिक और अच्छे आत्मविश्वास की जरूरत होती है। हमेशा हमको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। नो दाई सेल्फ, सुकरात का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भरोसा होना चाहिए। हमको अपने आप पर भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन के किसी रेस में, कोई भी परीक्षा में हम सफल हो सकते हैं। कवर्धा से हिमांशु साहू जी का प्रश्न है CGPSC के लिए। हम आने वाले एपिसोड में, आने वाले समय में CGPSC पर एक पूरा एपिसोड रखकर बहुत डिटेल में प्रकाश डालेंगे। अभी मैं डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा हिमांशु जी। रायगढ़ से नवीन नेताम जी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। हम सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो लोग कार्यरत हैं वो भी संतुष्ट नहीं, तो युवाओं को क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आप कहीं भी रहें, किसी भी पद पे रहें,
किसी भी कुर्सी पे रहें, किसी भी बिजनेस में रहें, किसी भी खेती के काम में रहें, सबसे बड़ी चीज होती है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। प्रत्येक दिन मैं जो कुछ करता हूं उससे मुझे अगर आत्मसंतुष्टि मिलती है तो मेरा जीवन सफल है। अगर मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे अगर असंतुष्ट हूं तो मेरा जीवन असफल है। आज मैं आपके साथ हर संडे को हाउ इज द जोश कार्यक्रम कर पा रहा हूं। हर संडे को मुझे एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा दिन सफल है, मेरा जीवन सफल है। इस तरह से आप अपने छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे काम दूसरों के लिए कुछ करके, समाज के लिए कुछ करके, अपने परिवार के लिए को स्थापित करने के लिए कुछ करके, स्वयं को स्थापित करते हुए आप प्रत्येक दिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन को फोकस रख के काम करेंगे, तब किसी नौकरी में भी आप संतुष्ट रहेंगे। मैं 13 साल IAS की नौकरी किया, मैं एक एक दिन को अच्छे से जिया हूँ, एक एक दिन संतुष्ट हूँ। आज IAS की नौकरी छोड़ दिया हूँ, तब भी मैं एक एक दिन को सफलता के साथ उपयोग करता हूँ, अपने संतुष्टि के लिए उपयोग करता हूँ, और आज भी मैं खुश हूँ। तो आप सबको मेरा निवेदन है कि दुनिया में जो भी सफल लोग रहे उनका मेन मोटिव सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहा है। तो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकारी नौकरी निश्चित रूप से हर एक के लिए जरूरी नहीं है। मैकाले ने जो इस देश को अभिशाप देकर मैकाले गया है, हर एक व्यक्ति को लगता है कि फुल पैंट और शर्ट पहन के मैं सरकारी नौकरी करूंगा, बाबू बन जाऊं, चपरासी बन जाऊं, लेकिन कोई और काम ना करूं। इस मानसिकता से हमको निश्चित रूप से बाहर आने की जरूरत है। ये बदलता हुआ भारत है जो इनोवेशन करेगा, जो स्वतंत्रता के साथ, एक सोच के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा, वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इस बात को आपको विश्वास करना चाहिए, और इसलिए नौकरी के पीछे हमको भागने की जरूरत नहीं है। और जहां तक जो नौकरी में भी है उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने हर दिन को पूरी संतुष्टि के साथ जिए। जो नौकरी की कुर्सी होती है वो आपको बहुत सारे अवसर भी देती है, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। उस अवसर का उपयोग करें तो जो नौकरी में है वो भी संतुष्ट रहेगा, जो नौकरी में नहीं है वह भी संतुष्ट रहेगा। मेरे सोचने का तरीका यह है। पामगढ़ से तन्मय कैवर्त जी का प्रश्न है, CA फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कम किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, ज़्यादा बार पढ़ें, और जो पढ़ते हैं उसको एग्जाम हॉल के 2 घंटे 3 घंटे में बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें। किसी परीक्षा के लिए जरूरी है। पूरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने पहले ही डिस्कशन किया है। आदि भारती जी का प्रश्न है, UPSC मेंस में उनका ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उनका मीडियम है हिंदी, तो करंट अफेयर्स को कैसे वो कवर करें, उन्होंने ये पूछा है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ जर्नल्स आते हैं, हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली जर्नल्स आते हैं, उनको आप कुछ उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली में आप जाएंगे तो उन जर्नल्स का भी नोट्स या शॉर्ट लिस्टेड आपको बुकलेट मिल सकता है, उसका उपयोग करेंगे तो कम समय में आप ज़्यादा कवर कर पाएंगे। मसूरी से एक जर्नल आता है एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो IAS का ट्रेनिंग स्थल है, वहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेटर निकलता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ मामलों में योजना के, कुरुक्षेत्र के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को आप उपयोग कर सकते हैं, और इनको आप तर्कस के तीर की तरह एक नोट बनाकर इकट्ठा करते जाएं तो बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का उपयोग करें। इसके अलावा पर्स में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें आप ARPG जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन एंड ग्रीवेंसेस, उसका जो वेबसाइट है उसको, उसमें आप अगर आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के डिपार्टमेंट की वेबसाइट में ARPG आप करेंगे तो जो केस स्टडी होते हैं और जिन अवार्ड्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का सबसे बड़ा अवार्ड जिन एक्सपेरिमेंट्स को दिया जाता है उन पर केस स्टडी अवेलेबल होती है, उन पर वीडियोस अवेलेबल होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे दंतेवाड़ा में हम लोगों ने जो काम किया था उनको मनमोहन सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए सबसे बड़ा अवार्ड प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंसी अवार्ड आपके इस भाई को प्रदान किया था, तो उसका भी केस स्टडी आपको ARPG के वेबसाइट पे मिल जाएगा, उस पर बना हुआ वीडियो मिल जाएगा। बहुत अच्छे केस स्टडी बनाए जाते हैं, कई बार हार्वर्ड से भी आकर लोग केस स्टडी बनाते हैं, बहुत अच्छी स्कॉलर्स बनाते हैं। उन केस स्टडीज को भी आप पढ़कर कंटेम्प्रेरी पॉइंट्स को आप रख करके अपने नोट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट कर सकते हैं, और इनको अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू में, ऐसे में भी उपयोग कहीं कहीं कर सकते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आपको फायदा होगा। IIPA के जनरल्स या लवासना के एडमिनिस्ट्रेटर जैसे मटेरियल निश्चित रूप से अंग्रेजी में होते हैं, आपको थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ के उसको भले ही आप हिंदी में अपने मीडियम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, यू कैन डू इट। बसना से हुसीलाल यादव जी हैं,
अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में पढ़ाऊं ताकि मेरा बच्चा आईएएस बन सके, बसना से सवाल है हुसीलाल यादव जी का। यादव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में सफल होने के लिए आप अपने बच्चे को आत्मविश्वासी बनाएं, धैर्य रखना सिखाएं, उसको एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में विकसित करें। स्कूल निश्चित रूप से जहाँ अच्छी पढ़ाई होती हो, कोई भी स्कूल हो सकता है। आप जरूरी नहीं कि एक स्कूल में जाएंगे तो वहाँ से आईएएस बन के निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में अपने बच्चे को सफल बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, समाज सेवक बनाना चाहते हैं, एक अच्छा खेती करने वाला बनाना चाहते हैं, तो स्कूल उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कूल एक ठीक ठाक पढ़ाई वाला होना चाहिए, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। और आपके बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पा रहा है कि नहीं, इसको आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी स्कूल में पढ़ाना है, इसी चीज़ में हमको आगे जाना है, इस तरह की मानसिकता से हमको ऊपर उठना चाहिए। ये भी अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है और कहीं ना कहीं समाज में विद्रूपताएं पैदा करता है और बच्चे पे भी कई बार अनावश्यक प्रेशर डालता है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा यादव जी। चांपा से लक्ष्मी विश्वकर्मा जी का मैडम का प्रश्न है कि पॉलिटिकल पार्ट के लिए लक्ष्मीकांत का बुक ठीक रहेगा या और कुछ करें। निश्चित रूप से पॉलिटी पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए टाटा मैग्रा-हिल टीएमएच की लक्ष्मीकांत जी की बुक सर्वश्रेष्ठ किताब है। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना बोल सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा बहुत एथेंटिक बुक्स हैं। ये एक तरह से बहुत ही कंक्रीट होता है। तो अगर आपको शुरू में अगर टाइम है आपके पास और पॉलिटी से रिलेटेड, राज्य व्यवस्था, संविधान से संबंधित आपको एक टर्मिनोलॉजी, भाषा अगर विकसित करनी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप 11th की एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 12th क्लास की नई एनसीईआरटी, 11th की भी नई एनसीईआरटी, 12th की भी नई एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक एनसीईआरटी किताब है, उसका उपयोग कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद के जो भारत है उसका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पर भी है। तो इससे आपकी पॉलिटी, संविधान से संबंधित एक भाषा भी विकसित होगी और एक सामान्य सोच भी, अंडरस्टैंडिंग भी विकसित होगी, आसानी से आप समझ पाएंगे। उसके बाद शायद लक्ष्मीकांत पे आए तो बहुत बेस्ट रहेगा। लक्ष्मीकांत इज वेरी गुड बुक, आप उसी पे मुख्य रूप से फोकस करें, यही मैं कहना चाहूँगा। राजनांदगांव से तीरथ राम निषाद जी का प्रश्न है, दूसरा कॉलेज का पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स से, आईपीएस बनना चाहते हैं, कैसे करें? आईएएस कैसे बनना है उसको हम लोग धीरे धीरे, आईपीएस के परीक्षा से संबंधित एस्पेक्ट्स को हम धीरे धीरे हर एपिसोड में कवर करते जा रहे हैं। आईएएस आईपीएस किसी भी एग्जाम के लिए बनना है। इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे कॉमर्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आईएएस की परीक्षा ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं। उसमें कोई परसेंट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई कोर्स का क्राइटेरिया नहीं। किसी भी विषय का ग्रेजुएट, किसी भी विषय का स्नातक युवा आईएएस आईपीएस की परीक्षा में अपियर हो सकता है। मगरलोड धमतरी से प्रफुल्ल साहू जी का प्रश्न है कि एमएससी अभी कंप्लीट की है, स्टेट सिविल सर्विस, आने वाले समय में स्टेट सिविल सर्विस को डिटेल में कवर करेंगे। खरसिया रायपुर बसंत नेताम जी का प्रश्न है, रायपुर में पढ़ते हैं, खरसिया से हैं। सीजीपीएससी बिना कोचिंग के कैसे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ें जिससे पीएससी निकल पाए? पीएससी को हम आने वाले समय में कवर करेंगे। राज त्रिपुरारी देवघर झारखंड से उनका प्रश्न है, किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स कैसे बनाएं? ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। खरसिया से सत्या देवांगन जी का प्रश्न है, पैरामेडिकल की कोई संस्था है, इसमें हजारों स्टूडेंट भर्ती लेकर प्रशिक्षण लिए, सरकारी नौकरी भी पाए, लेकिन अब पैरामेडिकल काउंसिल में उसका पंजीयन न होने के कारण स्टूडेंट, युवा साथी दर दर भटक रहे हैं। इस मुद्दे को आप निश्चित रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट के पास लेकर जाएं, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलें, स्वास्थ्य सचिव महोदया से मिलें, इन सब लोगों से आपको मिलना चाहिए, डीएमई से मिलना चाहिए। हम भी आपको अगर लगे तो हम भी उनसे बात करेंगे और इसका एक समाधान प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है। राम गोपाल साहू जी का प्रश्न है, तुक्का मारना कितना सही है? 3R-W में 50% प्रोबेबिलिटी ऑलवेज गुड। अगर आप 50% प्रोबेबिलिटी ऑलवेज गुड, अगर इसके तहत अगर आप सफलता के लिए आवश्यक क्वेश्चन अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो और बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं मारना चाहिए, केयरफुली बढ़ना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग जहाँ पे होता है उसी एग्जामिनेशन में। सचिन पटेल जी का नई दिल्ली से प्रश्न है, हिंदी साहित्य उनका वैकल्पिक विषय है, कैसे तैयारी करें, कितना समय दें, प्रामाणिक स्रोत क्या है? आने वाले समय में इसको हम कवर करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिस दिन लेंगे।
या आपसे मैं अलग से कांटेक्ट करूंगा। कुंज कश्यप 12वीं के बाद IAS बनने के लिए क्या करें, इसके बारे में पिछला एपिसोड 2 पूरी तरह से समर्पित था कि 12वीं के बाद के विद्यार्थी या ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी को 3-4 साल के समय में IAS की परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उसी को हमने कवर किया था। इसमें कुंज कश्यप जी ने एक और प्रश्न पूछा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं 12वीं में रैंक कितना जरूरी है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि जो भी IAS सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है या मैक्सिमम बड़े एग्जामिनेशन है, उनमें कोई परसेंट का क्राइटेरिया नहीं रहता है। आप एक डिसेंट स्कूलिंग अच्छे तरीके से करें, एक राइटिंग स्किल डेवलप करें, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें, एक लैंग्वेज डेवलप करें। इस तरह की चीजों पे स्कूलिंग कराते हुए अपने बच्चों को हमारा ध्यान होना चाहिए। परसेंट की रेस में अगर वो पीछे भी हों तब भी उनको बड़े कंपटीशन में, बड़े बिजनेस में जरूरी नहीं कि वो चीज उनको हिंड्रेंस करे। 10वीं 12वीं में रैंक की ऐसी कोई कंपल्सन बड़े परीक्षाओं के लिए नहीं है। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय से नूपुर दास जी का प्रश्न है कि किसी भी एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सहमत हूं मैडम मैं आपसे। और एक दिन फुल पढ़ाई होती है, दूसरे दिन आधा भी नहीं होता है। कांस्टेंट पढ़ाई, मैं भी मानता हूं आपकी तरह कि ज्यादा पढ़ने से जरूरी है कि लगातार पढ़ना। मोर स्टडी से बेटर है रेगुलर स्टडी। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। जिस जगह आप रोज पढ़ते हैं, जिस जगह आप सोते हैं, वहां पे आप कुछ लोगो, कुछ मोनो, अपने प्रेरक व्यक्तित्व की तस्वीर, कुछ प्रेरक लाइनें, इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। जब भी आपको पढ़ाई ना करने का मन करे, आपका लगे कि लिंक टूट रहा है, तो उस क्षेत्र को पढ़ना चालू कर दें जिसमें हमको सबसे ज्यादा मजा आता है। तो उससे एक रिदम बन जाता है, फिर दूसरे क्षेत्र को भी आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव रहते हुए, मोटिवेटेड रहते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और ये बेहद जरूरी है, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंट पढ़ना है। रायपुर से प्रीति विभूति वर्मा जी का प्रश्न है। मैडम अपने एक दोस्त के लिए प्रश्न पूछ रही हैं क्योंकि उनकी दोस्त FB में नहीं है। उनकी एज 35 साल है। वो व्यापम PSC की परीक्षा देना चाहती हैं, वो दे सकती हैं या नहीं दे सकती। जहां तक PSC छत्तीसगढ़ में स्टेट PSC के लिए प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ से बाहर के जो लोग हैं वो 30 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर के जनरल कैटेगरी के जो युवा साथी हैं वो 40 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, विकलांग हो, इस तरह जो अन्य कैटेगरी हैं वो 45 वर्ष की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। और व्यापम में अलग अलग परीक्षा होते हैं, उनमें अलग अलग एज लिमिट को हमको देख करके चलना पड़ेगा। तो आप उसको उस हिसाब से दे सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में, किस स्टेट से अंदर हैं, बाहर हैं, उस सब चीजों को देखकर निर्णय ले सकते हैं। बैकुंठपुर से चित्रा के सिद्धार्थ जी का प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए किस तरह की तैयारी करें कि क्वालिटी हो जाए। आप अच्छा अपना लैंग्वेज डेवलप करें, अच्छी भाषा विकसित करें, छत्तीसगढ़ी विषयों पे अच्छा ज्ञान डेवलप करें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है वो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सवालों को कवर करता है। इसके अलावा मैथमेटिकल स्किल्स को अच्छा रखें, SSC, बैंक PO, इन सब में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो एग्जाम है उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लैंग्वेज, हिंदी, छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा संस्कृति का ज्ञान, गणित, मैथमेटिकल, एरिथमेटिक, कॉमन सेंस, एप्टीट्यूड, इन सब का ज्ञान, और कहीं कहीं किसी एग्जाम में अंग्रेजी, इन 4-5 चीज़ों को आप बहुत अच्छा रखेंगे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। सोनाती बांधे जी का प्रश्न है कि पढ़ाई करने का सही तरीका बताएं। हम और आने वाले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। जसपुर से सुरंजना यदुवंशी जी का प्रश्न है, राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी और उसमें चयनित होने के लिए मार्गदर्शन चाहती हैं, 2 बार असफल हो चुकी हैं। आने वाले एपिसोड में हम लोग इसको डिटेल में PSC को कवर करेंगे। नीरज भार्गव जी का प्रश्न है, ऑनलाइन क्लासेस छत्तीसगढ़ में कंपटीशन एग्जाम के लिए कौन सी चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से विजन IAS वगैरह दिल्ली में बड़े बड़ी संस्थाएं हैं जो कि ऑनलाइन पूरे कोर्स कराते हैं, उस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा कंप्लीट कोर्स अपने घर पे या बेडरूम पे बैठकर ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं है पूरी तरह से। लेकिन पटेल ट्यूटोरियल्स है जो कि राज्य के विभिन्न जिलों में कोचिंग सेंटर स्थापित किए हैं, उनमें वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। लेकिन YouTube चैनल पर अपने बेडरूम में बैठकर देखने वाला उनका भी तरीका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे बात कर रहे थे पाथ IAS जो चलाते रायपुर में हमीद जी, वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन कोर्सेस पूरी तरह से
एंड टू एंड यूजर तक के लिए चालू करने जा रहे हैं। तो इस तरह के हैं, लेकिन ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को YouTube में जाकर बहुत सारे टॉपर्स के टॉक, बहुत सारे अच्छे लेक्चर, बहुत सारे ओपन सेशन के अपलोडेड वीडियो YouTube में देख सकते हैं। उसका नीरज भार्गव जी आपको फायदा हो सकता है। जांजगीर से विनोद साहू जी का प्रश्न है, CGPSC के लिए आने वाले समय में कवर करेंगे। बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह जी का प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बुक पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाएं या 2-3 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं। शैलेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन मैं पहले ही कवर कर चुका हूं नोट्स बनाने के तरीके के तहत। जयजयपुर से सुनील धीवर जी का प्रश्न है, समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जाम की तैयारी करने के बाद फिर से किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, इसे दूसरे एग्जाम के लिए एक लंबा समय लेना पड़ता है, इससे मेरी पढ़ाई कमजोर हो जाती है। सुनील जी, मैं आपको यही कहूँगा कि आप जयजयपुर को बिलोंग करते हैं। सुनील धीवर जी, आपको मेरा निवेदन है कि आप एक एग्जाम कोई भी पकड़ें या उस तरह के उसके सिलेबस, उसके पैटर्न से मिलता जुलता 3-4 एग्जाम आप पकड़ लें, उनको आप अच्छे से दें। और शुरू जब हम तैयारी करते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक, एक बार दक्षता हासिल होने तक, हम सफल हों या असफल हों, कुछ एक तरह के एग्जाम को ही हमको कवर करना चाहिए। और 1-2 अटेम्प्ट दे लेते हैं, उसमें पूरी तैयारी हो जाती है और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तब हमको डाइवर्ट होना चाहिए। बार बार अगर हम एग्जाम के लिए डाइवर्ट होंगे तो उसका हमको नुकसान हो सकता है। बेमित्र से नीतू कोठारी जी का प्रश्न है, वंदे मातरम उन्होंने लिखा है। वंदे मातरम नीतू जी, आज की युवा सोशल मीडिया में अधिक सक्रिय रहने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, आपका क्या लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या मार्गदर्शन है? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, एक तरफ ये वरदान है तो दूसरी तरफ ये अभिशाप है। हम लोग हाउ इज द जोश के माध्यम से प्रत्येक रविवार को 80,000 लोगों तक व्यू पहुंच रहा है, 2 लाख 3 लाख लोगों तक पोस्ट का रीच पहुंच रहा है, तो ये सोशल मीडिया का वरदान है। लेकिन अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर उपयोग करें तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम गलत चीज़ों को और अनावश्यक समय सोशल मीडिया में देने लगेंगे तो निश्चित रूप से अध्ययन अध्यापन कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। हर 2 मिनट में एक पोस्ट आता रहेगा और आपका दिमाग डिस्टर्ब होता रहेगा, निश्चित रूप से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया का उपयोग करें, विशेषकर जब हम छोटे जगहों में होते हैं, ऐसे जगहों में होते हैं जहाँ कोचिंग संस्थान नहीं होते हैं, एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कम संख्या में होते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत सही तरीके से, जस्ट जुडिशियस वे में, चुनिंदा तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा। लेकिन गलत चीज़ों में, अनावश्यक चैटिंग, इन सब से हमको बचना चाहिए, नहीं तो हमारे दिमाग की कंसिस्टेंसी बार बार ब्रेक होगी और हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, पूरा चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। मोबाइल के लिए भी ये बातें कई बार एक हद तक सही होती हैं कि आपको हर 10 मिनट में अगर 2 कॉल आ रहे हैं तो आप किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक साथ सारे लोगों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। पब्लिक लाइफ इज डिफरेंट मैटर। तो आप युवा साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा। विनय कुमार देवांगन जी हैं डोंडी लोहारा से, वो अन्य परीक्षा दिलाने से लोक सेवक तैयारी पर उसका क्या प्रभाव होगा? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी परीक्षा दें उसको पूरे मनोयोग से 2-3 अटेम्प्ट दें, उतने में सिलेक्शन मोस्टली हो जाता है। नहीं होता है तब आप दूसरी एग्जाम की ओर डाइवर्ट हों, बार बार बीच में डाइवर्ट होना आपके लिए नुकसानदेह होगा। पाटन से रिंकू जी का प्रश्न है कि पढ़ने का तरीका बताएं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और रिवाइज कब और कैसे करें। रिंकू जी पाटन से हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि रिंकू जी आपको मेरा निवेदन है कि आप कुछ कम किताबें पढ़ें, मानक किताबें, स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक पढ़ें और बार बार पढ़ें और कोशिश करें कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके दिमाग के परमानेंट मेमोरी में चले जाएं। उसको एक एरिया जैसे पॉलिटी पकड़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं या साइंस में ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, मानव शरीर पढ़ रहे हैं, तो उस पर हमको अच्छे से एक बार 15 महीना दिन तक पढ़ाई करते हुए पकड़ बना लेना चाहिए। फिर समय समय पर जरूरत के हिसाब से आपको रिवाइज करना चाहिए और जब दक्षता आ जाए तब हम उसका कोडिंग वे में नोट्स बना सकते हैं, जिसको सामान्यतः नोट्स हम खुद ही पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम करें और जब हम क्या है बिना प्लानिंग के भटकते रहते हैं, कभी ये किताब पढ़ लिया, कभी वो किताब पढ़ लिया, कभी ये मैगजीन पढ़ लिया, कभी ये आर्टिकल पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से हम पढ़ते जाते हैं लेकिन कोई चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्चुअली डेवलप नहीं हो पाता, एक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता, एक एक्सप्रेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाती, उसका हमको नुकसान होता है। जांजगीर से शशिकांत यादव जी का प्रश्न है कि 30-32 साल तक सिविल सर्विसेज में कई बार सिलेक्शन नहीं होता है, आदमी फिर प्राइवेट जॉब के लायक भी नहीं बचता है, किस चीज़ का ध्यान रखें? शशिकांत जी, आपको मेरा कहना है
कि निश्चित रूप से हम कोई भी परीक्षा के लिए, मुझे लगता है 2 साल 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक से ज़्यादा हमको नहीं देना चाहिए। अगर उतने समय तक हमारा चयन नहीं होता तो साथ में और कुछ करने की हमारी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। चाहे कोई बिजनेस हो सकता है, कोई अल्टरनेटिव करियर हो सकता है, जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं कोई, तो उनके पास भी प्लान बी होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं अच्छी जगह से, जीआरएफ नेट कर सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं, या किसी का बिजनेस बैकग्राउंड हो, या आजकल जो नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो एक प्लान भी हमेशा लेकर चलना चाहिए। और हम 8 साल 10 साल तक एक ही चीज़ के लिए लगे हुए हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं साइड में, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में हम संभावनाओं के होते हुए भी परिवार पर, समाज पर बोझ बनने लगते हैं। हमको 3 साल 4 साल तक कमिटेड वे में एग्जाम देना चाहिए, फिर प्लान बी रखते हुए भी साथ में हम एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह की हमारी रणनीति होनी चाहिए। कोरबा से दीपक चौहान जी का प्रश्न है कि वाहन चालक की परीक्षा हेतु और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी करने के लिए मुझे उन्होंने कोर्स किताब पूछा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैंने रिसर्च किया कि कौन सी किताब अच्छी रहेगी, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है और आपको मैं बताना चाहूँगा दीपक चौहान जी कोरबा से, छत्तीसगढ़ समग्र जो कि गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है और छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ जो कि उपकार का पब्लिकेशन है, दोनों अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा कोचिंग नोट्स में टुटेजा या पटेल ट्यूटोरियल्स या हरिराम पटेल, इनमें से किसी एक का कोचिंग का भी नोट्स आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत, अगर आपके पास समय कम हो तो इन तीनों कोचिंग के किसी एक का नोट्स उपयोग कर सकते हैं। समय आपके पास अच्छा है तो छत्तीसगढ़ समग्र और छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन और उपकार की पब्लिकेशन है उनका आप उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। रायगढ़ से प्रकाश निषाद जी ने कंसिस्टेंसी पर प्रश्न किया है, मैं जवाब दे चुका हूं। सिलियारी से रोहित साहू जी का प्रश्न है, वो पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। पीजीडीसीए आप कर रहे हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, आपको ये काफ़ी अच्छे स्तर तक लेके जाएगा और आपको काफ़ी मदद करेगा आपको जॉब लेने में या कोई काम करने में। कंप्यूटर कोई केवल कोर्स ना कर, कई लोग कर लेते हैं, दक्षता हासिल नहीं कर पाते, ऐसा मत कीजिएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर स्किल्ड बनिए। अच्छे कंप्यूटर स्किल्ड आदमी की हर जगह ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति को कहीं टाइप कराना है, कुछ टैली कराना है, कुछ अकाउंटिंग कराना है, जीएसटी का काम कोई बड़े व्यापारी को करना है, सीए को करना है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी सीजी छत्तीसगढ़ व्यापम के कई प्रश्न हैं जो कलर से रिलेटेड होते हैं, पटवारी से रिलेटेड होते हैं। कई सारे एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर की योग्यता अनिवार्य होती है 12वीं के साथ या ग्रेजुएशन के साथ। तो आप ग्रेजुएशन तो कर ही चुके होंगे, तो आप इस तरह की परीक्षाओं को भी दे सकते हैं। एसएससी की भी, बैंक की भी कई परीक्षाएं होती हैं जो कि एसएससी टेक्निकल है, जैसे उसमें भी कंप्यूटर की योग्यता मांगी जाती है। तो कंप्यूटर योग्यता वाले एग्जाम को आप देंगे तो कंपटीशन कम रहेगा और अपने कंप्यूटर ज्ञान का आप उपयोग अन्य प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, किसी सीए के पास, किसी जीएसटी वाले के पास, या आप कुछ खुद से अपना अच्छा काम चालू कर सकते हैं। ये मैं रोहित जी को जवाब देना चाहूँगा। रायपुर से अनुपम यादव जी का प्रश्न है, यूपीएससी तो प्रीलिम्स में करंट प्लस जीएस को एक साथ कैसे करें। जनरल स्टडी के लिए बेसिक बुक जो हमने एपिसोड 2 में बताया है उसको आप करें। करंट अफेयर्स के लिए भी हमने एपिसोड 2 में कुछ बात की थी, बट मैं फिर से उसको थोड़ा इनरीच करना चाहूँगा। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या द हिंदू, ये न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा विजन के करंट अफेयर्स, विजन संस्थान का करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिवली हर कोई तारीफ करता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर रिकमेंड कर रहा हूँ। विजन का करंट अफेयर्स आप उपयोग कर सकते हैं, उससे आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स ऑफ विजन के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो पीटी 365 प्रीलिम्स टेस्ट 365 साल में 365 दिन होते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पीटी 365 का एक सीरीज निकालते हैं और मेंस के लिए मेंस 365 निकालते हैं। इसका भी आपको, इससे भी आप अपने करेंट्स के ज्ञान को और इनरीच कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंट को काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। लखनऊ से रतन सिंह जी का प्रश्न है कि यूपीएससी प्री हेतु किस प्रकार एक अच्छा नोट्स बनाएं, किन विषयों पर फोकस करें। मैं काफ़ी बात इस पर कर चुका हूँ। सुधीर कुमार डंसेना जी ने एक प्रश्न किया है, बड़ा मेरे लिए भी इमोशनल प्रश्न है और मैं आखिरी प्रश्न आज के लिए ले रहा हूँ, बाकी प्रश्नों का जवाब आने वाले एपिसोड में दूंगा। सुधीर कुमार डंसेना जी ने कहा है कि अभी 2-3 दिन पहले आपके दादी जी का देहांत हुआ है और आप फिर भी हाउ इज द जोश कर रहे हैं, इसके लिए तो उन्होंने धन्यवाद कहा है।
और उन्होंने कहा है कि आप कैसे अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं। तो सुधीर जी, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी अपनों का दुनिया से जाना बहुत ही दर्द का क्षण होता है, पीड़ा का क्षण होता है। दादी दादा आप सब समझ सकते हैं कि किसी भी पोते के लिए बहुत भावुक संबंध होता है बचपन से लेकर आज तक। तो अभी कुछ महीने पहले मेरे दादाजी का निधन हुआ था, अभी 23 तारीख को मेरी दादी जी का निधन हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दादा दादी जो चाहते थे, मेरे पिताजी जो चाहते थे, मेरी माँ जो चाहती हैं कि मैं हमेशा समाज के लोगों के लिए, आप सबके लिए रिलेवेंट रहूं, प्रासंगिक रहूं, कुछ अच्छा करूं, यही उनकी सोच थी। उन्हीं लोगों की सोच के तहत मैं जीवन में हर पल को, अपने जीवन के हर पल को सही उपयोग करना चाहता हूं। उन्हीं लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है। और जब हम अपने जीवन में कुछ अच्छे उद्देश्यों को, तो निश्चित रूप से इससे समाज का, देश का भला होता है और खुद को, सबसे बड़ी बात है, खुद को आत्मसंतुष्टि मिलती है। दादी जी के निधन कारण अभी मैं गांव में हूं और ये एपिसोड मैं अपने रायगढ़ जिले के बायन गाँव से कर रहा हूं। और आपने इस चीज़ को मार्क किया, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अपनों से हमारा संबंध होना चाहिए, लेकिन अपनों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए और उस प्रेरणा के माध्यम से हमको जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आज का एपिसोड में बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच इंटरेक्ट करके। आज आने वाले समय में और कुछ अलग अलग तरह के हम इंग्लिश टॉपिक लेंगे। आने वाले एपिसोड से कुछ एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बताएंगे, कुछ परीक्षाओं के बारे में हर दिन एक कवर करेंगे, जिसमें हर एपिसोड में कवर करेंगे, जिसमें कम मेहनत से आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। हर एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा तर्कस का एक तीर दूँ जो किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे लिखने के हिसाब से आपके काम आ सके। इसके अलावा हम कुछ, जैसे पीएससी की बहुत डिमांड आ रही है, वैकल्पिक विषय कैसे चयन करें इसके बारे में डिमांड आ रही है, इंटरव्यू, साक्षात्कार एक बहुत बड़ा एरिया है। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे एपिसोड वाइज एपिसोड हम लोग कवर करते जाएंगे। और आप सबको वीक एंड की मैं शुभकामना देता हूँ। आपका दिन अच्छा हो, आपका संडे अच्छा हो, आपका आने वाला सप्ताह अच्छा हो और हम सब लोग मिलकर समाज में सकारात्मकता के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सकारात्मकता के लिए, भारत देश में सकारात्मकता के लिए मिलकर काम करते रहेंगे और अपने जोश को, अपने आसपास के लोगों के जोश को, अपने प्रदेश के जोश को, अपने देश के जोश को बहुत हाई बनाकर रखेंगे। हाउ इज द जोश? आई होप हाई। थैंक यू सो मच। नमस्कार।